अब जरा यहां पर देखिए, इजराइल पर ईरान के भीषण हमले जारी हैं। इजराइल के रोहोवोट में ईरान का हमला चल रहा है। ईरान के हमले का वीडियो सामने आया है और यहां पर वीडियो आपके सामने रखते हुए मनीष झा से एक बात बहुत क्विकली जानना चाहता हूं, उसके बाद मनीष झा को हम फ्री करेंगे ताकि अपने रिपोर्टिंग असाइनमेंट से वो आगे बढ़े। यहां इजरायली क्या कह रहे हैं? क्या वो एंटीसिपेट कर रहे थे ऐसा ही कुछ होगा जब एक बार वॉर शुरू होगा, या उनके लिए बड़ा एंटी क्लाइमैक्स है ये? देखिए दिनेश, इजराइल का सोचना और बाकी दुनिया के सोचने में बहुत फर्क है। यहाँ पर ईरान उनके लिए वो दुश्मन है जो लगातार इजराइल के अस्तित्व को मिटा देने की धमकी दे रहा था, इसीलिए वो आईआरजीसी के या ईरानियन रिजीम के लीडरशिप को खात्मा कर रहा है और वो इस लंबे वॉर के लिए तैयार हैं। बाकी देशों के लिए जब ईरान के तेल गैस से जुड़े हुए प्लांट हो या फिर जो अरब देशों के प्लांट हो, वो उनके ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन इजराइल की नज़र में देखें तो ये सब कुछ आईआरजीसी के लिए पैसे कमाने का एक जरिया था, जिसकी वजह से आईआरजीसी ताकतवर हो रही थी। तो इसलिए जब आप इजराइल के लोगों से बात करें, और जैसा प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम अपने उस गोल को अचीव नहीं कर लेते। और इनका गोल क्या है? इनका गोल यही है कि ईरान इस हद तक कमजोर हो जाए कि वो इजराइल के सामने दोबारा हमला करने का दुस्साहस ना कर सके। रही बात समय की, तो इजराइल के लिए यह युद्ध, बाकी दुनिया के लिए यह युद्ध 28 फरवरी को शुरू हुआ, लेकिन इजराइल के लिए यह युद्ध तो 7 अक्टूबर 2023 को ही शुरू हो गया था, जब उसने ईरान के ही प्रॉक्सी हमास के साथ पहले लड़ाई लड़ी, फिर हिजबुल्लाह के साथ लड़ी, फिर हुती के साथ लड़े, और अब जो मास्टर प्लेयर हैं ईरान, उसके साथ वो लड़ रहे हैं। जब तक इन सब का सफाई नहीं हो जाता, इजराइल लड़ता रहेगा, और अगर उसके लिए बाद में ग्राउंड ऑपरेशन की भी जरूरत पड़ेगी तो इजरायली तैयार है। मनीष बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए भी तैयारी है। बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इसके संकेत दिए थे कि ग्राउंड कंपोनेंट भी शामिल होगा। ग्राउंड कंपोनेंट का मतलब क्या है? क्या उन्होंने कोई ऐसी बात कही है जिसमें उन्होंने रिवील भी किया है और बहुत सारी चीजों को छिपाया भी है, या कैटेगोरिकली बता दिया है कि ग्राउंड ऑपरेशंस आने वाले दिनों में होंगे? अगली खबर देखिए, ईरान के पलटवार से खौफ में नेटो ने इराक से अपना मिशन वापस लिया। सैनिकों की सुरक्षा के लिए मिशन वापस लिया गया। इराक में नेटो के 600 सैनिकों की तैनाती थी और उनको वापस आने के लिए कह दिया गया। जनरल सिन्हा, इस खबर के मायने अगले 20 सेकंड। देखिए, यदि नाटो ही अपने सैनिकों को बुला रहा है तो मेरे ख्याल से अमेरिका भी यही कहीं सोच रहा है, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं, उनका वहां टिकना बड़ा मुश्किल है। मेरे आकलन अनुसार जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर का उन्होंने निकाला है, इतना खौफनाक है। यदि आप विदिन 6 घंटे के अंदर में कतार के रास लफान को 17% अपने मिसाइल से खत्म कर सकते हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं पर्शियन गल्फ में। ठीक है, अगली खबर की तरफ ले चलता हूं। ईरान जंग में अमेरिका में फंड की कमी बताई जा रही है। ट्रंप ने $200 बिलियन की अतिरिक्त फंडिंग के लिए मांग की है। अतिरिक्त फंड मांगने का विरोध कर रही है कांग्रेस। प्रशासन ने संकेत दिया, रकम में तब्दीली और ज्यादा अब संभव नहीं है। अब क्या ग्राउंड ऑपरेशंस की तैयारी जो चल रही थी, वो ट्रंप ने अब बदल दिया है क्या वो विचार? अब जरा ये भी देखिए ट्रंप ने कहा क्या है। उनके कही हुई बातों के मायने समझने की कोशिश भी कीजिए। ग्राउंड फोर्सेस के बारे में पहले जो इशारे मिल रहे थे, क्या उन्होंने अब ये मन बदल दिया है? क्या कहा है ट्रंप ने, जरा वो देखिए। ग्राउंड फोर्स को कहीं नहीं भेजा जा रहा, ये उन्होंने कह दिया है। अभी सेना भेजने का कोई प्लान नहीं है। पहले की योजना क्या थी? ग्राउंड ऑपरेशन पर विचार कर रहे हैं, उन्होंने कहा था। ऑपरेशन के लिए सैनिक भेजने की योजना पर भी विचार हो रहा है। हजारों की संख्या में सैनिक भेजने पर विचार चल रहा है, उन्होंने कहा। यूएसएस त्रिपोली से बहुत सारे सैनिक भेजे जा रहे हैं। अभी अभी जनरल सिन्हा ने आपको यह बात बताई। होर्मुज स्ट्रेट के आसपास ऑपरेशन की तैयारी भी की जा रही है। आपने यह भी देखा था कि यूएस मरीन्स को वहां तैनात किए जाने की तैयारी हो रही थी। खर्ग आइलैंड पर भी कब्जे की तैयारी थी। फिर क्यों पीछे हट गए ट्रंप? ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन आसान नहीं है। होर्मुज के युद्ध में सहयोगियों का साथ भी नहीं मिलेगा। आशीष, ये उहापोह चल रहा है या क्लियर है? दुनिया को यह मैसेजिंग दी जा रही है कि हम कहीं भ्रम में हैं? देखिए, नेटो का इस तरह से फोर्सेस को विड्रॉ करना इराक से क्लियरली ये इंडिकेशन है, ना केवल पूरे नेटो के कंट्रीज को बल्कि अमेरिका को भी, डोनाल्ड ट्रंप को, कि सोचेगा भी नहीं दूर दूर से कि नेटो या फिर बाकी जो अलायंस है उनकी, वो किसी तरह से आपको सपोर्ट करने आ जाएंगे। इनफैक्ट एक छोटा सा अपडेट जरूर दर्शकों को दे दूं, अब से कुछ मिनटों पहले ही स्विट्जरलैंड ने सारे वेपन्स, नॉट दैट कि वो बहुत बड़े कोई वेपन मैन्युफैक्चरर हैं, पर इट्स अ गुड इंडिकेशन, वेरी स्ट्रांग इंडिकेशन, स्विट्जरलैंड ने अमेरिका को किसी भी तरह के वेपन प्रोडक्शन लाइसेंसिंग को सभी तरह से सस्पेंड कर दिया है। इसे आप मैसेज के तौर पर देखिए। एज आई सेड, स्विट्जरलैंड कोई बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर नहीं है, लेकिन 2-4 चीजें जो भी देता होगा, ये एक बहुत बड़ा मैसेजिंग बहुत तगड़ी है। स्विट्जरलैंड ने कह दिया अमेरिका गैर जिम्मेदार है, उसको अपने हथियार नहीं दे सकते। सीधी सी बात ये कही गई है असल में। और तेल से बैन हटाने के बारे में कहा जा रहा है, उसके
दूसरे संकेत क्या है बहुत जल्दी से वो भी समझ लीजिए। असल में ये कहा गया है, आप जानते हैं, मैंने आपको बताया कि अभी अमेरिका की तरफ से इशारे मिल रहे हैं कि तेल से बैन हटाया जा सकता है ईरान के। क्यों किया जा रहा है ऐसा? तेल से बैन हटाने के संकेत मायने क्या है? प्रतिबंध हटाकर ईरान के भीतर उम्मीद जगाने की कोशिश है क्या? ईरान इस समय जो ये देख रहा है कि अब तो मिटने ही वाले हैं, चलो फिर दूसरों को भी पर्याप्त नुकसान पहुंचाकर हम मैदान में अगर नहीं रहेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन शहादत उसके बाद ही होगी। क्या इसलिए उसके अंदर उम्मीद जगाने की कोशिश है ताकि वो मरने का विचार, मारकर मरने का विचार छोड़ दे? पेजेश्कियान और अरागची को संदेश ये है क्या कि रिजीम नहीं बदलेंगे, तुम लोग बने रहोगे, कोई बात नहीं, तुम ही लोग चलाना, हम ईरान के तेल से बैन हटा रहे हैं। बातचीत की टेबल तक लाने के लिए माहौल बनाया जा रहा है क्या? क्या अमेरिका ये दिखा रहा है कि नहीं नहीं हम तुमको लेकर उतने क्रूर नहीं हैं, हम तुम्हारी इकोनॉमी को लेकर भी उतने क्रूर नहीं है, आओ बातचीत की टेबल के? क्या ये इशारे हैं? दुनिया भर में बनती अपनी विलेन वाली छवि, स्विट्जरलैंड विलेन, हम हथियार नहीं देंगे, क्या ये विलेन वाली छवि को सुधारने के लिए ऐसा किया जा रहा है? ये क्यों किया जा रहा है? होर्मुज से ईरान के साथ दूसरे कंटेनर्स के लिए भी सेफ पैसेज बन जाए, इसलिए ईरान से कहा जा रहा है कि आपके तेल से प्रतिबंध हम हटाने के बारे में सोच सकते हैं। प्रोफेसर राजन, बहुत क्विकली आपका असेसमेंट। जी देखिए ये दिनेश, मैं जब इराक वॉर चल रहा था तो उसमें अमेरिका में पढ़ाई कर रहा था, 2004-5 की उसमें की बात कर रहा हूँ। तो उसमें जो अमेरिका में दो चीज़ों का असर सबसे ज़्यादा होता था। एक कि जब तेल का दाम, यानी वहाँ पे गैस बोलते हैं उसको, तो गैस का दाम जब बढ़ जाए तब, और दूसरा तब जब वहाँ पे बॉडी बैग्स, यानी कि जब उनके सोल्जर्स वापस आते हैं। तो अभी क्या हुआ है कि उनके तेल के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, गैस का दाम बढ़ गया है, और इसके अलावा जो वहाँ पे जो डोमेस्टिक पॉपुलेशन है वो काफ़ी परेशान लग रही है। लगभग 60% जनता इनका विरोध कर रही है, और मिड टर्म इलेक्शन है, और प्लस कुछ जो अमेरिकी सैनिक हैं, जानते हैं 12-13 लोग वह भी मारे गए। तो ट्रंप को लगता है कि कहीं ना कहीं वो फंस जाएंगे, और इस कारण से वो थोड़ा सा रिलीज कर रहे हैं ताकि इंटरनेशनल प्राइस तेल का कम हो जाए। और एक और चीज हुआ है जो कि स्टॉक प्राइस होता है, जिसमें कि ट्रंप की कंपनी भी है, स्टॉक प्राइस काफी कम होता जा रहा है। तो इससे उनको लगता है कि पूरे वर्ल्ड का प्रेशर और अमेरिकन पॉपुलेशन का प्रेशर पड़ेगा, और इसी कारण तो ये बात तो साफ है कि दहल गए हैं ट्रंप। अब आगे देखिए जरा, ईरान का F-35 फाइटर जेट मार गिराने का दावा सामने आया है। F-35 को मार गिराने का वीडियो भी जारी किया है उन्होंने। सेंट्रल ईरान में हमले में इस F-35 को मारा गया। F-35 को मारना मतलब आज के सबसे आधुनिक फाइटर जेट को मार गिराना, और इसीलिए IRGC की तरफ से इसकी तस्वीरें भी जारी की गई हैं। लाइटनिंग 2 एयर डिफेंस सिस्टम से फाइटर जेट गिराया, ईरान ने यह दावा किया। यह बहुत बड़ा ब्लो अगर ऐसा हुआ है तो, हालांकि अमेरिका की तरफ से इस बात को स्वीकार नहीं किया गया। अब जरा देखिए, ईरान युद्ध में अमेरिका को बड़ा नुकसान हुआ है। अब तक अमेरिका के 16 से ज्यादा लड़ाकू विमान ढेर हुए हैं। ईरान के हमले में 3 F-15 फाइटर जेट ढेर हुए, 10 रीपर स्ट्राइक ड्रोन भी हमले में तबाह। ईरानी हमले में एक KC-135 भी ढेर कर दिया गया है।